21वीं सदी में मानवीय त्रासदी की एक एक तस्वीर लेकर आपके सामने हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एक बार फिर यूक्रेन नेशनल गार्ड ने नया वीडियो जारी किया है। इसमें महिला कमांडोज यूक्रेन को प्रेरित करती नजर आ रही हैं। नेशनल गार्ड की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है जिसमें जो महिला कमांडर्स हैं वो यूक्रेन को प्रेरित करती नजर आ रही हैं। वीडियो में महिला, ये देखिए, सुनिए, यूक्रेन उठो, लड़ो और जिंदा रहो। एक महिला कमांडो को आप सुन रहे थे। शब्द समझने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जो भावनाएं हैं बेहद भावनात्मक अपील की गई है। जाहिर तौर पर यूक्रेनियंस के लिए है, यूक्रेन के लोगों के लिए है कि उठिए, लड़िए और जिंदा रहिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब अपने देश के लिए आपको जान की बाजी लगा देनी है, लेकिन झुकना नहीं है दुश्मन देश के आगे। ये इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। और आपको बता दें, यूएनजी यानी यूक्रेन नेशनल गार्ड्स की तरफ से ये वीडियो एक महिला कमांडो का जारी किया गया है जो खूब वायरल हो रहा है। हाथों हाथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर जो लगातार सामने आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि खार्किव, खेरसोन पर पहले कब्जे की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और इधर खार्किव और कीव को लेकर भी बड़ी खबर है। देखिए, लेकिन इस बीच रूसी आर्मी ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। वीडियो जारी कर युद्ध की तैयारियां दिखाई गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से हेलीकॉप्टर में हमले के लिए जाते रूसी सैनिकों को दिखाया जा सकता है। ये देखिए, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जाते रूसी सैनिक हैं। अपनी सैन्य तैयारी किस तरीके से, आगे भी किस मजबूती से रशियन फौज लड़ने को तैयार है, ये दिखाने की इसके माध्यम से कोशिश की गई है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है, ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया था, बड़ी बात यह है कि संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं से संजीव सीधा बात करते हैं। एक तरफ संजीव भावनात्मक अपील की जा रही है, दूसरी तरफ हमने देखा रशियन फौज अभी भी ये बताने की कोशिश कर रही है, अपनी ताकत, सैन्य शक्ति दिखाने की कोशिश। मतलब ये लड़ाई जो है, कहीं ना कहीं वीडियो वॉर भी देखने को मिल रहा है। एक जुड़ाव हो, चाहे अपनी ताकत के प्रदर्शन के माध्यम से। जी हाँ, ये वीडियो वॉर, आपने शायद सही शब्द का प्रयोग किया है। ये इस तरह से सोशल मीडिया पर वो वॉर लड़ा जा रहा है, उसका भी उदाहरण। और इस वॉर में कम से कम सोशल मीडिया जो वॉर है उसमें भारी पड़ रहा है यूक्रेन रशिया पर, ये कहा जा रहा है, क्योंकि रशियन शिकायत कर रहे हैं कि हमारे ओपिनियन को भी आप लोग दर्शाइए। पिछले दिनों दिल्ली में जो रूसी दूतावास है उसने ट्वीट किया था और कहा था कि भारतीय मीडिया ऑब्जेक्टिवली हमारी चीजों को दिखाए और सच जो है इसे सामने लाए। और ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी ताकत जो है वो मददगार साबित हो रही है इस सोशल मीडिया वॉर को भी जीतने में। जमीन पर भले ही कमजोर है यूक्रेन, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत मजबूत। और यहाँ आप याद करिए आशा कि एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया था यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और कहा था कि देखिए हमारी जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो ध्वस्त की जा रही हैं और रूस ऐसा करेगा, ये उम्मीद भी थी। और उसके बाद फिर एलन मस्क ने स्टारलिंक की सेवाएं उपलब्ध करा दी हैं जो बहुत तेजी से 5G की गति से वहां पर इंटरनेट सेवा मुहैया करा रही हैं, जिसके जरिए ये वीडियोस हम तक और आप तक पहुंच पा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों की ये जो प्रत्यक्ष मदद है, इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में इस तरह के वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें भावनात्मक अपील कर लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, दोनों तरफ से ही ये वीडियो वॉर है जिसकी बानगी अभी आपने देखी। एक और बड़ी खबर है, संजीव बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी बता दें, क्योंकि रशिया भी इधर अपनी तैयारियों को और एक एक कदम फूंक फूंक कर ही सही लेकिन आगे बढ़ा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में एक तरीके से रशिया जुट गया है। ऐसा लग रहा है रूस ने S-400 ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। S-400 की ट्रेनिंग एक्सरसाइज देखने को मिली है। सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। और देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की इसलिए माना जा रहा है, क्या रशिया अपनी तैयारी को इसके पहले पुख्ता कर लेना चाहता है। इधर हमने देखा समंदर में भी जंगी बेड़े को तैनात किया है। क्रीमिया में समंदर में जंगी बेड़ा तैनात है। इधर S-400 जो है उसको भी पुख्ता किया जा रहा है। उसकी भी रिहर्सल एक तरीके से देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे ये युद्ध के पहले की तैयारियां, जिसको अमली जामा पहनाने की कोशिश रशिया की तरफ से की जा रही है, या फिर ये वही जो पहले प्रथम दिन से हम कहते आ रहे हैं लगातार कि एक पोस्चरिंग लगातार करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, सबसे जो भयानक चीज यहां पर होती नजर आ रही है कि बातचीत आखिर कहां गई। ये प्रोपोगेंडा वॉर, पोस्चरिंग, एक तरीके से सैन्य शक्ति दिखाने की कोशिश उधर यूक्रेन, अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से यूएनजी की तरफ से वीडियो सामने आया। संजीव, इसलिए ये सवाल उठ खड़ा होता है कि
अब ये जो रशिया कर रहा है, सबसे ज्यादा जो चीज चुभती है, बातचीत कहां गई, उस बातचीत से क्या हासिल होगा संजीव, अगर ऐसी नुमाइश की जा रही है? देखिए, बेलारूस में बातचीत होगी ये कहा गया था कि जो दूसरी दौर की बातचीत है वो बेलारूस में न होकर, माफ कीजिएगा, अब वो ऐसी जगह पे होने जा रही है जो पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर है। पहली बातचीत बेलारूस में हुई थी, 5 घंटे की बैठक, और 5 घंटे की बैठक के बाद ये कहा गया था कि हम इस बात पर सहमत है कि हम एक और बैठक करें, यानी कि उस बैठक में सहमति नहीं बनी थी। और ऐसा बहुत से एक्सपर्ट्स ने राय भी जाहिर की जो इस वॉर को बहुत करीब से देख रहे हैं कि दरअसल एक समय टाइम बाई करने की, समय बिताने की एक प्रक्रिया के तौर पर इस तरह की बातचीत को रूस लेता है और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा भी होती है जिसमें ध्यान भटकाया जाए। पहले भी आपने देखा रशिया कैसे कह रहा था कि हम तो बॉर्डर से वापस जा रहे हैं, हम तो बॉर्डर पर नहीं रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने बॉर्डर पर जो फौजें थी वो ज्यादा जमा की थी। ऐसा लगता नहीं है आशा कि बातचीत कोई जरिया मानता है। ठीक है, लेकिन पॉस्चरिंग जरूर हो रही है, जैसा इस पे और आगे आपसे कमेंट लूंगी संजीव, लेकिन इस बीच हम बता दें दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ये क्या है, इसको जरा पूरी तरीके से समझ लीजिए। क्यों कहा जा रहा है कि क्या ये एक तरीके से रशिया की तैयारी है विश्व युद्ध की? S-400 जमीन से हवा में मार करने में सक्षम होता है, पहली बड़ी बात समझ लीजिए। ताकतवर, बेहद शक्तिशाली माना जाता है, हवाई हमलों को नाकाम कर सकता है। आप सुन रहे होंगे लगातार यूक्रेन को ये मदद, फाइटर जेट्स की मदद, तमाम तरीके की मदद सामने आ रही है अलग अलग देशों से, नेटो देशों से, लेकिन हवाई हमले अगर इस प्रकार के होते हैं, कदम अगर रशिया आगे बढ़ाता है तो उसको भी नाकाम करने की क्षमता, एक साथ 36 से लक्ष्यों पर निशाना लगाने में भी सक्षम है। जी हां, 36 ओर से अगर एक साथ निशाने दागे जा रहे हैं तो भी उनको नेस्तनाबूद कर सकता है। S-400 का रडार 600 किलोमीटर तक लक्ष्य भांपने में सक्षम है, यानी दूर 600 किलोमीटर वहां तक अगर लक्ष्य है, वहां से कुछ हमला होगा तो उसको एक्टिव होकर के तुरंत नाकाम कर देगा। 5 मिनट के भीतर देखिए एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने में यह सक्षम होता है, 5 मिनट के भीतर एक्टिव होने की क्षमता रखता है। और एक साथ 3 दिशाओं में, सामने, बगल, अगर आप 3 दिशाओं की बात करें तो सामने के साथ साथ दोनों ही साइड पर एक साथ तीनों दिशाओं में यह हमला कर सकता है। S-400 में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें भी शामिल होती हैं। रेंज की मिसाइलें मतलब कितनी दूरी तक मार करती हैं, 4 अलग अलग रेंज जो कवर करती हो ऐसी मिसाइलें शामिल होती हैं। और इसलिए संजीव ये सवाल उठ रहा है जो हम बता रहे हैं, इतनी ताकतवर ये S-400 डिफेंस सिस्टम, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो ले ले संजीव फिर आपके पास आते हैं। बड़ी खबर यह है कि अब समंदर से बड़ा हमला करेगा रूस। लगातार हम आपको बता रहे हैं जंगी बेड़ा तैनात क्रीमिया में, क्रीमिया के दक्षिण में दिखा है रूस का जंगी बेड़ा, और अब ये S-400 की खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो तमाम तैयारियां हैं ये हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ एक एक कदम करके आगे बढ़ा रही हैं, एक एक फैसले क्या इसी की आहट देते हैं? देखिए ये ब्लैक सी में रूसी जंगी जहाजों की तैनाती, लेकिन इससे पहले हम संजीव से समझे, क्योंकि यहां पर एक पाइपलाइन भी जाती है, गैस पाइपलाइन, क्या उसके बचाव में यह रक्षा तंत्र डेवलप किया जा रहा है? संजीव, जोर कहां देंगे आप ज्यादा? आप सिचुएशन, हालात को समझ रहे हैं। देखिए, ये तमाम इलाके जिन पर कब्जा था यूक्रेन का, खासतौर पर समंदर के इलाके, उस पर अब रूस का कब्जा है। रूस ने ये कह दिया है दुनिया के देशों को कि ये इलाका हमारा है और इस इलाके में अब हमारी इजाजत के बगैर आप न घुसें। इसके अलावा एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैक सी में एक जल डमरू मध्य है जिस पर कंट्रोल टर्की का था। टर्की अगर चाहे तो वो जहाज कोई घुस सकता है उस जल डमरू मध्य में या नहीं घुस सकता है, और वो मेडिटेरेनियन से ब्लैक सी को जोड़ता है, यानी कि वो पूरे इलाके को एक तरह से घेरता है जो कि यूरोप का इलाका कहलाता है। अब ऐसे में जबकि बार बार टर्की को कहने के बावजूद वो जो जल डमरू मध्य है, जो स्ट्रेट है, उसे बंद नहीं किया गया है, तो एक तैनाती उस तरफ करने की गुंजाइश बढ़ा दी गई है रशिया का। और भले ही टर्की शब्दों में तो विरोध कर रहा है लेकिन उसने ये काम नहीं किया है, और तमाम वो इलाके जिस पर पहले यूक्रेन का कब्जा था समंदर में, उनको भी अपने कब्जे में लेने के बाद ये कह सकते हैं कि समंदर में भी रूस बहुत मजबूत हो गया है। और इस तरह से वो रक्षा कर रहा है न केवल सामरिक तरीके से अपनी चीजों की, बल्कि एक और बात है जैसा कि आप बता भी रही हैं, एक नॉर्ड स्ट्रीम करके गैस पाइपलाइन है जो जर्मनी तक जाती है,
जो बाल्टिक सी के अंदर अंदर जाती है, अगर उस पर हमला कर दिया गया और उसे बाधित कर दिया गया तो कमाई घट जाती है रूस की। तो ऐसे में जरूरी है कि उसे भी बचाया जाए और शायद इस तरह की जो डिप्लॉयमेंट है, एक निगाह उस पर भी है, उस पाइपलाइन को बचाना भी बहुत जरूरी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह से पोजीशन लिया जा रहा है समंदर में, ऐसा माना जा सकता है। अब बने रहिए संजीव, फिर आती हूँ मैं आपके पास, आप लगातार समझाते रहिएगा हमें। लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर ये है, बड़ी खबर ये कि यूक्रेन पर लगातार एक के बाद एक कई हमलों की तैयारी में है रशिया। बड़े हमले किए जा सकते हैं यूक्रेन पर, कभी भी बड़ा हवाई हमला किया जा सकता है। रशिया की ये तैयारी है। यूक्रेन के 15 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट है, 15 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट है। बड़े शहरों में लगातार इसी के तहत खतरे का सायरन बज रहा है। 15 शहर जो रडार पर है, सुनिए। तो देखिए 4 शहरों में सायरन हूटर बज उठा है। और इधर देखिए बड़ी खबर, महायुद्ध के बीच क्वाड देशों की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड देशों की यह बैठक होगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। यूक्रेन संकट पर मीटिंग में चर्चा हो सकती है और पूरी इसकी उम्मीद है। जाहिर तौर पर जब इस वक्त यह बैठक हो रही है तो इस बैठक के मध्य में जो मुद्दा रहेगा वो यूक्रेन संकट ही रहेगा। तो क्वाड की यह बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। और बड़ी बात यह कि लगातार अगर दुनिया भर की बात की जाए तो वैश्विक देश जो है, चाहे यूक्रेन ही सही, सभी भारत की ओर उम्मीदों भरी निगाहों से इस वक्त देख रहे हैं। भारत एक भूमिका निभा सकता है, बेहद अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त निभा सकता है। उस लिहाज से ये जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शामिल होंगे क्या खाका लेकर के, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जब यूनाइटेड नेशंस की लगातार बैठकें हो रही है, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो या जनरल असेंबली हो, उसमें लगातार भारत खुद को एब्स्टेन कर रहा है। जितनी भी इस प्रकार की बैठकें हो रही है, निंदा प्रस्ताव पास किया जा रहा है, उसमें भारत खुद को इससे अलग रख रहा है। लेकिन यह भी बता रहा है कि हम इस युद्ध के समर्थन में बिल्कुल नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके की तैयारी या जिस तरीके से यूक्रेन पर रशिया हमला कर रहा है, इस बीच में क्वाड की बैठक जब हो रही है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की भूमिका किस रूप में उभर करके सामने आती है महायुद्ध के बीच। और इसमें कोई संशय नहीं रह जाता है कि महायुद्ध के बीच में जब यह क्वाड बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें किस तरीके से पक्ष रखते हैं। न सिर्फ अपने देश के लोगों की सुरक्षा तो एक अहम मसला है जिस पर बैठक चल रही है, लेकिन क्वाड की बैठक आइए समझने की कोशिश करते हैं। संजीव त्रिवेदी लगातार बने में। संजीव, कौन कौन से देश एक क्वाड में शामिल होंगे? दूसरा, इस बैठक से कितनी उम्मीदें की जाए और किस प्रकार की? देखिए, जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है उसमें चाइना के बढ़ते दखल को कंट्रोल करने के लिए एक संगठन बनाया गया है क्वाड। और क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। और कहा यह जाता था आशा कि दरअसल ये इंडो पैसिफिक का नेटो है और यहाँ पर चाइना अगर बढ़ता है तो फिर ये 4 देश मिलकर के घेर लेते हैं उसे। लेकिन आज की तारीख में दुनिया का ध्यान अचानक इंडो पैसिफिक से हट करके उस तरफ चला गया है जो यूरोप का, पूर्वी यूरोप का हिस्सा है जहाँ यूक्रेन है। अब कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जब क्वाड की बैठक बुलाई गई है और अमेरिका और भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के तय करेंगे कि इस मामले में क्या होना चाहिए, तो उसमें 3 देश तो एक तरफ है, आप देख रही हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान तो एक तरफ है, वो सीधे सीधे हमले बोल रहे हैं कूटनीतिक तरीके से और हथियार और दूसरे तरह की मदद। अच्छा, मुझे रोकना पड़ रहा है बीच में संजीव आपको, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के चार्निहिव में बड़ा रूसी हमला हुआ है। चार्निहिव के ऑयल डिपो को रूस ने उड़ा दिया। इससे पहले भी हमने आपको बताया था, एक बार फिर इससे पहले भी एक ऐसी घटना हो चुकी है जिसके बाद पूरे इलाके में आग फैल गई थी। एक बार फिर वैसा ही हमला देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। उसके बाद न सिर्फ आग बल्कि काले धुएं का आसमान में उठता गुबार, और जहां जहां ये फैलेगा लोगों के लिए एक तरीके से संकट होगा, क्योंकि जहरीली गैस एक तरीके से जहरीली गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जब ये धुआं
आसपास के क्षेत्रों में फैलता है और लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन खड़ी कर देता है। जान पर आफत समझिए, तेल डिपो पर यह हमला हुआ है यूक्रेन के चार्निहिव में। ये बड़े रूसी हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब ऑयल डिपो को इस प्रकार से निशाना बनाया गया, इससे पहले भी हो चुका है। और ऑयल डिपो को निशाना बनाना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आसपास के जो तमाम इससे लगते हुए क्षेत्र हैं, समझ लीजिए एक अच्छा खासा दायरा जो है वहां पर इसका सीधा सीधा अगर आम लोग होते हैं, जानवर, पशु पक्षी, सब पर इसका असर होता है। ये जो धुआं और जो जहरीली गैस के रूप में आसपास के क्षेत्रों में फैलेगा, ये बहुत व्यापक और भीषण असर डालता है। यूक्रेन इस संकट की सबसे लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह जगह है चार्निहिव, यहाँ बड़ा रूसी हमला किया गया है। संजीव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, ये जो ऑयल डिपो पर हमला हुआ है, इससे संकट कैसे बढ़ता है? संजीव जरा ये बताइए, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं। और ऑयल डिपो को निशाना बनाना ये क्या मकसद साबित करता है? आशा, दर्शकों के लाभ के लिए पिछली बात को पूरा कर ले और पाएं कि देखिए ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर उससे भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है जो यूक्रेन से सीधे संपर्क कर सकता है, जो रूस से सीधे संपर्क कर सकता है, क्योंकि उसने कोई पोजीशन नहीं लिया है। तो आज जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति और जब वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री बैठेंगे तो उस वक्त शायद इस युद्ध को खत्म करने के लिए क्या तरीके हों अपनाए जाए, इस पर बात होगी। और भारत के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी आ सकती है कि वो कैसे खत्म करे इस युद्ध को, सीजफायर के लिए स्थिति को उत्पन्न करे, ताकि ये जो तस्वीर हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। देखिए, यूक्रेन में तेल और गैस के भंडार हैं और शायद क्रीमिया पे कब्जा जो किया था रूस ने वो इसी गरज से भी किया गया, क्योंकि क्रीमिया में खास तौर पर बहुत जबरदस्त भंडार है तेल और गैस का। तो अब जबकि ऑयल डिपोट पर अगर आप हमले देख रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आर्थिक ताकत है यूक्रेन की उसे खत्म करने की कोशिश रूस कर रहा है। जी, ये देखिए बड़ी बात संजीव बता रहे हैं, आर्थिक ताकत, जिस मोर्चे से ताकत मिलती है यूक्रेन को, उसको एक तरीके से खत्म किया जा रहा है एक एक करके। और इसलिए ये तेल डिपो जो है ये निशाने पर लिया गया और बहुत मुश्किल नहीं है रशिया के लिए संजीव, क्योंकि इन्हें लोकेट करना और फिर सीधा सीधा इन पर हमला बोलना। लेकिन आज ही खबर आई है यूएन की, संजीव, यूएन की आज ही खबर आई है कि शायद एग्जैक्ट आंकड़ा ना मैं बता पाऊं, लेकिन 752 लोगों की मौत, एग्जैक्टली ये नंबर दिया गया यूएन की तरफ से। और ऐसी जब तस्वीरें सामने आती हैं तो ये संकट और गहराता नजर आता है आम लोगों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो। देखिए, ये 752 का आंकड़ा 1 मार्च का, और 1 मार्च के बाद लड़ाई भीषण हुई है आशा, और उसके बाद लगातार जो हमले हुए हैं विभिन्न शहरों में, तो ये आंकड़ा 10 गुना बढ़ गया हो इस बात में बहुत आश्चर्य नहीं होगा। यह आंकड़ा जब नया आता है तो देखेंगे, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सक रहा है कि उस वक्त तक युद्ध इस तरह से भीषण नहीं हुआ था जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं। और सवाल यहाँ पर यह भी है कि यूनाइटेड नेशन उनकी तस्वीरें दे रहा है, उनके बारे में जानकारियां दे रहा है, और एक और बात कह रहा है कि जो शरणार्थी संकट है वो और जबरदस्त होता चला जा रहा है। लगता ये है जो आंकड़ा एक सामने आया है कि 2% जो जनता है यूक्रेन की वो देश छोड़ चुकी है, यानी कि वो आंकड़ा करीब 10 लाख के आसपास का हो सकता है। लोग बाग जा रहे हैं यूक्रेन छोड़ करके, और ये बड़े शरणार्थी संकट के तौर पर सामने आ रहा है। इसमें केवल महिलाएं और बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में कह दिया गया है कि 18 से 60 साल के जो पुरुष हैं उन्हें जाने का अधिकार नहीं है, यानी कि केवल महिलाएं और बच्चों को जाने का अधिकार है। बाकी के जो पुरुष यहाँ पर हैं वो रह करके नागरिकों को अब सिपाही बना दिया गया है, वो लड़ेंगे। तो एक और बड़ा संकट सामने आ रहा है, मौतें तो हो रही हैं, लेकिन जिसके बाद आने वाले सालों में इसका दंश झेलता रहेगा यूक्रेन, ये भी तय है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के लगभग 10 लाख की आबादी जो पलायन कर चुकी है, लेकिन इन हालात में वहां पे कोई कैसे रहे भी, इसलिए लोग कोशिश में है कि तुरंत जल्द से जल्द जहां संभव हो पाए निकल जाएं, जिस भी लगते हुए बॉर्डर देश में पहुंच पाए। बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, आपको बता दें, सूमी शहर से जुड़ी। सूमी शहर पर रूस ने भीषण अटैक किया है। मिलिट्री कॉलेज की इमारत को रॉकेट से दागा गया है। मिलिट्री कॉलेज की इमारत जो कि धराशायी हो गई इस हमले में, और देखिए इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिलिट्री कॉलेज जमींदोज करने की कोशिश थी, अच्छा खासा नुकसान इस कॉलेज को पहुंचा है। मिलिट्री कॉलेज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और देखिए जहां जहां इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, खंडहर, ये सदियों बनाने में जिन इमारतों को लग जाए उनको पल भर में, यूं क्षण भर में ध्वस्त कर दे रहा है रशिया। और इसलिए ये जो तस्वीरें संजीव, इससे पहले भी मैं कह रही थी ऑयल डिपो को निशाना, फिर ये तस्वीरें आ रही हैं, एक के बाद एक जो तस्वीरें संजीव आ रही हैं, इन हालात में
संभावना और कल्पना करना मुश्किल है कि वहां पर लोग रहें, बचे भी और फिर अपने देश के लिए लड़ते रहें। देखिए, जो अटैक था उसको एस्केलेट किया गया है और एस्केलेट करने के बाद पहले आर्टिलरी फायर चल रही थी, लेकिन अब रॉकेट अटैक, मल्टी रॉकेट अटैक, फाइटर प्लेन अटैक और इस तरह के अटैक्स में कहां बम गिर रहे हैं, किन किन इलाकों को वो निशाने पर ले रहे हैं, शायद रूस भी बहुत आसानी से तय नहीं कर पा रहा है। उसकी कोशिश है कि किसी तरह से यूक्रेन के हौसले को पस्त कर दिया जाए और इतने हवाई हमले, क्योंकि ये देख लिया गया कि जमीन पर बहुत आसान नहीं है बढ़ना, तो उसने चेंज ऑफ टैक्टिक्स किया है रूस ने। जमीन पर नागरिक आ जा रहे हैं बीच में और वो लड़ जा रहे हैं, तो ऐसे में जब नागरिकों को नुकसान होता है तो दुनिया भर में बदनामी होती है, तो उन्हें बम बरसक विमानों को उतार दिया है। और ये जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है, इसके आगे कितनी देर तक यूक्रेन खड़ा रहता है, ये देखने वाली बात है। सुमी, कहां है संजीव, ये कीव से अगर समझने की कोशिश की जाए कहां पड़ता है, कितनी दूर पड़ता है? खार्किव हो गया, कीव हो गया, चर्नीव, लवीव, ये तमाम शहर, खेरसोन पर तो कब्जा हो ही गया, ये तमाम शहर तो हम जानते हैं, लेकिन और कितना बड़ा दायरा सुमी के जरिए भी आ जाता है इस जद में? देखिए, ये पूर्वी इलाका है और खार्किव के पास का इलाका है, और आप ये समझ लीजिए कि कीव से खार्किव और खार्किव से सुमी, ये पूरा इलाका जो पूरब में है, ये सबसे पहले निशाने पर है रूसी फोर्सेस के, क्योंकि यहीं से करीब है वो इलाका जो डॉनबास का इलाका कहलाता है, जहां से घुसा गया है, और दूसरी तरफ से बेलारूस की तरफ से घुसा गया है। तो ये जो दोनों इलाके हैं, ये बहुत आसान है कीव तक पहुंचने के लिए, और इसीलिए इन इलाकों को निशाने पर लिया गया है। जो पश्चिम का इलाका है, उस तरफ से पोलैंड, रोमानिया और हंगरी का बॉर्डर है, और वो अपेक्षाकृत सेफ है, वहां उस तरफ घुसने में दिक्कतें पेश आती हैं क्योंकि वो दूर का इलाका है, लेकिन सामने रूस इसी इलाके में है, और इसीलिए हम इस तरफ बर्बादी ज्यादा देख रहे हैं। पूर्वी साइड में ये सुमी शहर भी वहीं पर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।